जो आज हमारे देश में तानाशाह नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री के पद पर, और जो उनके चेले गृह मंत्री के पद पर बैठे हैं जिनका नाम अमित शाह है, इन लोगों ने आज हमारे देश का जो लोकतंत्र है उसको पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है कि हमारे देश के एक राज्य का 3 बार का भारी बहुमत से जीता हुआ मुख्यमंत्री, जिसको आज पूरे देश के टॉप मेडिकल कॉलेज ने सर्टिफाई किया है कि उनकी जो है लगातार शुगर लेवल 50 के नीचे जा रही है और कभी भी उनके कोई भी ऑर्गन फेल हो सकते हैं। मतलब साफ है, इनके कान में जूं नहीं रेंगती है। इनका साफ उद्देश्य है कि ये हमारे जो देश के और दुनिया के कर्मठ नेता के रूप में जाने जाते हैं आदरणीय केजरीवाल जी, उनको ये जेल में षड्यंत्र के तहत उनको मारना चाहते हैं, उनकी हत्या करवाना चाहते हैं। बस इतनी सी बात है, जिस बात को लेकर के आज पूरे देश का जो शीर्ष नेतृत्व है, जो इंडिया गठबंधन के नाम से जाना जाता है, उन्होंने आज इस देश को जगाने के लिए यह कार्यक्रम किया है। और इसी कार्यक्रम के तहत हम जन जन तक पहुंचेंगे और इन जो राजनीतिक कुकर्म कर रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री और अमित शाह दोनों मिल करके, और एनडीए गठबंधन जो ये कुकर्म कर रहा है, राजनीतिक षड्यंत्र कर रहा है, जो पिछले आज़ाद भारत में 75 वर्षों में नहीं हुआ। और इतनी ज़्यादा उनके अंदर राजनीतिक जो है कुंठा ग्रसित हो चुके हैं वो, कि वो राजनीति की जो मर्यादा होती है, एक मर्यादा को ही भूल चुके हैं। और इस मर्यादा को याद दिलाने के लिए आज हमें मजबूरन अरविंद केजरीवाल जी के पक्ष में इंडिया गठबंधन को बुला करके इनको जगाने का काम कर रहे हैं। तो देश के अंदर में मजबूत न्यायपालिका है, भरोसा उठ चुका है क्या? नहीं, इस देश को क्या पूरी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ न्यायपालिका हमारे देश की मानी जाती है, और ये हमारे देश की न्यायपालिका ही है जो अब तक, आज तक, अभी तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब तक देश बचा हुआ है। नहीं तो ये 10 साल पहले जब ये सत्ता में आए थे उसी दिन इन्होंने शुरुआत कर दी थी लोकतंत्र के खात्मे की। इन्होंने संविधान को खात्मा करने के लिए इस बार चुनाव लड़ा था। इन्होंने 400 पार का नारा दिया था, वो इसीलिए दिया था कि लोकतंत्र को ख़त्म करेंगे, संविधान को ख़त्म करेंगे। अब भगवान ने चाहा और देश की जनता जागरूक हुई, उन्होंने कहा कि रुक जा भाई रुक जा, ना तो तेरी औकात है इस देश के लोकतंत्र को ख़त्म करने की, और ना ही इस देश के संविधान को ख़त्म करने की तुम्हारी औकात है। औकात में रहो, जो तुम 400 पार का नारा लगाते हो तुम्हें ऐसा विकलांग कर देंगे, ऐसा विकलांग कर देंगे कि बहुमत के आंकड़े को पार करने के लिए तरस जाओगे। और देख लीजिए परिणाम, 4 जून को जब परिणाम आया 240 सीट, मतलब 32 सीटों का टोटा। अब 32 सीटों का जब अकाल पड़ा तो इन्हें आनन फानन में नीतीश कुमार याद आए और नायडू जी याद आए। ये 2 बैसाखियाँ, अब वो दोनों बैसाखी पर चल रहे हैं। अब ऊपर वाला जाने, हो सकता है कि अगला जो 15 अगस्त आने वाला है झंडा फहरा पाए ना फहरा पाए, क्योंकि गठबंधन की सरकार का कोई भरोसा नहीं होता कब इनका टंटा घंटा उड़ जाएगा। जेल के अंदर में केजरीवाल साहब को डॉक्टरी सहायता नहीं मिल पा रही क्या? बिल्कुल मिल पा रही होती तो हमारे केजरीवाल जी की जो रिपोर्ट बन रही है डॉक्टरों द्वारा, वो काहे को बन के सार्वजनिक होती। और ये तो उन्हीं के जो जेलर साहब हैं उन्होंने ही सार्वजनिक किया है रिपोर्ट को। भाजपा वाले कह रहे हैं कि झूठ फैलाया जा रहा है कि इस्तीफा न देना पड़ जाए केजरीवाल साहब को, इसलिए। भाजपा सर से पांव तक झूठी पार्टी है, उसकी किसी बात पर भरोसा नहीं है। उनकी आज तक जितनी भी बातें हुई हैं वो सारी की सारी जो है सारी की सारी झूठी निकले हैं, एक नंबर के जुमलेबाज है। भारतीय जनता पार्टी पर कोई भरोसा नहीं करता है। नेम प्लेट के ऊपर चर्चा हुई जिसके अंदर में मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा। तो पहले तो बात ये है कि क्या नेम प्लेट लगाना उचित है, सही है, गलत है, क्या है? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जो है हम दो हमारे दो की पार्टी है। वो इस देश के अडानी और अंबानी इन दोनों के अलावा किसी को बिजनेसमैन बनते हुए देखना नहीं चाहते। तो जो हमारे योगी जी हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने इनको किसी व्यापारी ने, बड़े व्यापारी ने, अडानी अंबानी में से उनके नेता ने उनको जो है ज्ञान दिया कि क्यों ना ऐसा नेम प्लेट लगाया जाए जिसमें क्या है कि वहाँ पर दलितों की, आदिवासियों की और
खास करके अल्पसंख्यक समुदाय की दुकानें आती हैं। उन दुकानों में जब उनके नाम आ जाएंगे तो इससे क्या होगा कि उनका धंधा चौपट होगा। धंधा चौपट होगा तो इससे क्या होगा कि मौका किसको मिलेगा? अडानी और अंबानी को। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये अडानी अंबानी के दम पर चलती है और अडानी अंबानी के फाइनेंस पर ही चलती है। इसीलिए ये सिर्फ और सिर्फ अडानी अंबानी से आगे सोच ही नहीं पाती है। न इन्हें दलितों से कोई सिंपैथी है, न इनको जो है मुसलमानों से कोई सिंपैथी है, न इनको जो है आदिवासियों से कोई सिंपैथी है, न इनको ओबीसी से सिंपैथी है और ना ही इनको SC ST से सिंपैथी है। और ये उन्हीं को चुन चुन करके टारगेट कर रहे हैं। और ऐसा नहीं, जहाँ जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहाँ देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, इनके नेता खड़े खड़े मूतते हैं। एक आदिवासी बेचारा गरीब बच्चा, एक दलित समाज का बच्चा, उसके ऊपर मूतते हैं और उसको बेइज्जत करते हैं। इस प्रकार से अनेकों सैकड़ों आपको सोशल मीडिया में वायरल हुई वीडियो मिल जाएंगी जिनमें इनके कुकर्म, इनके अत्याचार सार्वजनिक हो रहे हैं। ये सामंतशाही थोपना चाहते हैं, ये लोकतंत्र को, संविधान को ख़त्म करके इस देश में सामंतशाही ख़त्म करना चाहते हैं, जिसको इस देश की 140 करोड़ जनता नहीं सफल होने देगी। इसी कारण से आज केजरीवाल जी का ये इंडिया गठबंधन की तरफ से ये आंदोलन हो रहा है। देश के अंदर में यूनियन बजट पेश किया गया, बिहार को लेकर और आंध्र प्रदेश को लेकर खूब हो हल्ला हुआ। विपक्ष ने हल्ला मचाया कि हमारा हिस्सा नहीं मिला है। बिहार और आंध्र प्रदेश को बहुत ज़्यादा मात्रा में दिया गया है। 2024 जुलाई का जो बजट आया है इसको कहते हैं कुर्सी बचाओ बजट। क्या कहते हैं? कुर्सी बचाओ बजट। अब कुर्सी बचाओ बजट का मतलब क्या है? नरेंद्र मोदी जी के पास यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पास 240 सीटें हैं। अब इनको बहुमत के लिए चाहिए 32 सीटें। अब 32 सीटें किसके पास हैं? एक इधर वाला, एक इधर वाला। एक का नाम नीतीश कुमार, एक का नाम है चंद्रबाबू नायडू। अब इन दोनों के अतिरिक्त और किसी का उन्होंने ख्याल नहीं रखा, क्योंकि उनका मकसद पूरे देश से है ही नहीं। उन्हें देश प्यारा नहीं है, उन्हें देश की जनता प्यारी नहीं है, उन्हें देश की जनता जाए बाढ़ में, उन्हें तो अपनी कुर्सी प्यारी है। कुर्सी काहे पे बचेगी? उन 32 सीटों से। 32 सीटें किसके पास है? नायडू के पास और नीतीश के पास। तो उन्होंने बजट भी उन दोनों के नाम से बना दिया, बाकी रहो जैसी तरह। तो इसको कहते हैं कुर्सी बचाओ बजट। सर, बिहार और आंध्र प्रदेश भी तो देश का पार्ट है, अगर मिल गया तो क्या दिक्कत है? नहीं, मैंने कब कहा? मैं कहता हूँ पिछले 10 साल में बिहार और आंध्र प्रदेश क्या भारत का हिस्सा नहीं थे? क्या 10 साल में 10 बजट नहीं बनाए गए? फिर इस कदर मेहरबानी क्यों? मेरे सिर्फ इस सवाल का जवाब आप हमारे भाजपाइयों से पूछ लीजिएगा। अगर वो जवाब दे दें तो बता दीजिएगा मुझे। यानी पिछले 10 सालों में 10 बजट पास किए ना। 10 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ही थी ना, अकेले की सरकार थी ना, अपने दम की सरकार थी ना। अगर इतना ही इनको प्यार उमड़ रहा था, इतना ही प्यार उमड़ रहा था बिहार से और आंध्र प्रदेश से, तो पिछले 10 साल के इनके बजट उठा के देख लीजिए। बिहार को और आंध्र प्रदेश को इन्होंने क्या दिया है, पता चल जाएगा। आपके सवाल का जवाब आपको सर्च मोड पे डालना पड़ेगा और आ जाएगा। क्या विशेष राज्य के दर्जे से कॉम्प्रोमाइज हो गया फिर? नहीं, देखिए विशेष मांग थी उनकी। देखिए विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, ये हमारी भी मांग है। हम भी चाहते हैं कि जिस प्रकार से देश के बाकी राज्यों को जो है विकास की होड़ में दिया गया है, विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलना चाहिए, क्योंकि बिहार एक अति पिछड़ा राज्य है। मैं हर जिले में घूमा हूँ, घूमने के बाद मैंने देखा है कि वहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, बहुत सी चीज़ों की कमी है। जो विकास का प्रॉपर पैमाना तय करने वाली जो खूबियाँ हैं वो सरकार के द्वारा ही दी जा सकती हैं, और इसलिए सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर धन से आर्थिक रूप से मजबूत बनाए बिना, और वो बनाएगी केंद्र सरकार। तो मैं तो कहता हूँ कि केंद्र सरकार जो है नीतीश बाबू को विशेष राज्य के जो दर्जे की डिमांड है वो पूरा करे। मैं उनके समर्थन में। धन्यवाद सर आपका।